In this video, we are going to cover international relation PT 365. ठीक है, तो PT 365 इतना बल्कि क्यों होता है? जैसे ये है 80 to 85 पेजेस का है, इसमें 30 to 40% ही काम की चीज़ें हैं जो क्लेम्स के लिए इंपॉर्टेंट है 2025। तो इतना बल्कि इसलिए होता है ताकि लोग क्लेम कर सकें कि हाँ हमारे मटेरियल से आया। तो हम लोग काफ़ी रिफाइंड वे में इसको कवर करेंगे और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे ताकि वो याद रहे। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग, ट्राई टू फोकस ऑन हाईलाइटेड पार्ट। ठीक है, और फोमो में नहीं आना है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो UNGA passes a resolution calling Security Council to admit Palestine as a member of UN। तो अभी तक पैलेस्टीन जो है मेंबर नहीं है, ये याद रखना है अगर जो आता है क्वेश्चन में तो। बट इट इज़ क्वालिफाइड टू ज्वाइन UN। ठीक है, तो UNGA क्या है? इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। जैसे कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, जैसे कि UNGA हो गया, UNSC हो गया, इकोसॉक हो गया, ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, UN सेक्रेटरीट, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UN है। ठीक है, तो UNSC में 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर्स को ही P5 मेंबर्स कहते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएस। और ये जो परमानेंट मेंबर होते हैं 5, इनके पास वीटो पावर्स होता है। ठीक है, तो अगर जो इवन अ सिंगल मेंबर ऑफ P5 नेशन अगर जो वोटेड अगेंस्ट एनी रेजोल्यूशन, तो वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड हो जाएगा। बाकी UNGA फाउंडेड इन 1945, इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UN। 193 UN मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 5 जियोग्राफिकल ग्रुप से आते हैं। इलेक्शन होता है और वहाँ से आते हैं और 2 इयर्स के टर्म पे आते हैं, 2 इयर्स। ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। पैक्ट फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव, तो पैक्ट फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव रिलेटेड टू UN, बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन में ऐसे आ जाए पैक्ट फॉर फ्यूचर रिलेटेड टू UN, WTO, ये सब तो UN याद रखिएगा। ठीक है, और ये पैक्ट फॉर फ्यूचर जो है डिज़ाइन टू एड्रेस 21st सेंचुरी चैलेंजेस, जैसे कि रेगुलेटिंग AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल डिवाइड, साइबर सिक्योरिटी, ये सब जो 21st सेंचुरी चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो UNSC में डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया, ये नॉन परमानेंट मेंबर ऐसे इलेक्ट हुए हैं फॉर 2 इयर्स टर्म। इंडिया नहीं। ठीक है, इंडिया पहले इलेक्ट हो चुका था, तो इस बार ये 5 जो हैं इलेक्ट हुए हैं। UNSC होल्ड ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये भी एस्टेब्लिश हुआ था UN चार्टर से 1945 में। 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट होते हैं इनके पास वीटो पावर होता है। UNSC हैज़ द पावर टू मेक बाइंडिंग डिसीजंस। ठीक है, तो बाइंडिंग डिसीजन की पावर है UNSC के पास। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड टू नॉन परमानेंट सीट ऑफ UNSC 8 टाइम्स, 8 बार इंडिया इलेक्ट हो चुका है, याद रखिएगा कभी पूछ ले। कॉमन प्लेज इनिशिएटिव, तो कॉमन प्लेज इनिशिएटिव इज इनिशिएटिव ऑफ UNSC। डिबेट ऑन वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी, इंगेजमेंट ऑफ वुमेन इन पीस प्रोसेसेस के लिए जो है ये कॉमन प्लेज इनिशिएटिव लाया गया है UNSC के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज UNPK, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। तो इंडिया लेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च्ड ए न्यू डाटाबेस डिजाइन टू रिकॉर्ड क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स। तो जो UN के पीस कीपर्स होते हैं वो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टेड रीजन में भेजे जाते हैं ताकि वहाँ पे पीस मेंटेन करा जाए। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है इंडिया लॉन्च करी थी 2022 में, और इसका मेन काम था टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट ब्लू हेलमेट्स। जो पीस कीपर्स होते हैं उनको ब्लू हेलमेट्स कहते हैं क्योंकि वो डिस्टिंक्टिव ब्लू हेलमेट्स पहने होते हैं ना, इसलिए। स्टार्ट हुआ था UN पीस कीपर कब? 1948 में, और ये कॉन्फ्लिक्ट टू पीस इनका काम है।
UNPK जो है नोबेल प्राइज़ रिसीव करा था 1988 में। ये याद रखना है कि इंडिया वॉज द फर्स्ट टू सेंड ऑल वुमेन यूनिट अंडर UNPK। तो इंडिया जो है पहला कंट्री है जिसमें ऑल वुमेन कंटिजेंट सेंड करा गया था UNPK में। एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट UNPK कंट्रीब्यूटर इन मिलिट्री पर्सनल्स। लार्जेस्ट नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, शायद बांग्लादेश जो है लार्जेस्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2024 रिलीज्ड। अब यूएनस्कैप का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड। इसमें 53 मेंबर्स हैं, इंडिया इज फुल टाइम मेंबर। फोरम फॉर गवर्नमेंट टू डिस्कस इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, तो नाम में ही है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, तो इंडिया इसका मेंबर है, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTD, इसका जो है 60th एनिवर्सरी है, इसलिए न्यूज़ में था। तो UNCTD का जो हेडक्वार्टर वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और ये एस्टेब्लिश करा गया था 1964 में बाई UNGA। ठीक है, काम क्या है, टू एड डेवलपिंग कंट्रीज इन इंटीग्रेटिंग इनटू ग्लोबल इकोनॉमीज। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। 195 नेशन इसके मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कुछ रिपोर्ट्स जो रिलीज़ करे जाते हैं बाई UNCTAD के द्वारा, दैट इज़ ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से कंफ्यूज नहीं होना कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है या किसी और बॉडी का है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट यहाँ से नाम से ही पता चल जाएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्री बाय UNCTAD। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। G4 नेशन क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मीट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ G4 नेशंस इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये जो G4 नेशन है इनका कमिटमेंट है टू अर्जेंट रिफॉर्म इन UNSC। जो UNSC में 15 मेंबर्स हैं ना, 10 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, उसमें रिफॉर्म चाहते हैं ये लोग, इसको और इनलार्ज करना चाहते हैं इस ग्रुप को, ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े उसमें। पार्टिसिपेंट कौन है G4 नेशन का, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान। तो लैटिन अमेरिका से ये हो गया, जर्मनी यूरोप से हो गया, इंडिया एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। एम टू सपोर्ट ईच अदर बिड फॉर परमानेंट सीट इन UNSC सीट्स। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर एक बॉडी है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, इसको जो है कॉफ़ी क्लब भी कहते हैं। ये कौन से कंट्रीज़ हैं, ये ऐसे कंट्रीज जो अपोज करते हैं G4 नेशन का रिक्वेस्ट फॉर परमानेंट सीट इन UNSC। तो G4 नेशन को अपोज करते हैं कौन, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, दैट इज़ कॉफ़ी क्लब। कॉफ़ी क्लब में कौन कौन से आते हैं, जैसे इटली हो गया, पाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, स्पेन, टर्की। तो एक जनरल आइडिया रख लीजिएगा इसका, पाकिस्तान, इटली, टर्की, कनाडा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये अरेस्ट वारंट रिलीज़ करा था फॉर इजराइल PM एंड हमास लीडर फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ICC इश्यूड एन अरेस्ट अगेंस्ट रशियन प्रेसिडेंट ओवर यूक्रेन वॉर। तो पिछले साल जो है 2023 में सेम चीज़ जो है रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट रिलीज़ करा गया, तो अभी जो है इजराइल PM एंड हमास लीडर के लिए। तो ये क्या है ICC, ये फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट टू प्रोसिक्यूट सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स, और इट इज़ एस्टेब्लिश थ्रू रोम स्टैट्यूट इन 1998, इन्फोर्स हुआ था 2002 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ICC एस्टेब्लिश करा गया था थ्रू रोम स्टैट्यूट। और ये कौन कौन से क्राइम देखता है, जैसे जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम ऑफ एग्रेशन। 124 स्टेट्स पार्टीज हैं इसमें। पैलेस्टीन जो है 123rd मेंबर था, जो कि 2015 में ऐड करा गया था। और मलेशिया 124th मेंबर इन 2019। इसमें मेंबर्स जैसे इंडिया, इजराइल, रशिया, चाइना एंड US आर नॉट द मेंबर ऑफ ICC।
ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडिया मेंबर नहीं है आईसीसी का, डिसीजन आर बाइंडिंग। अब एक कंपैरिजन होता है जैसे कि आईसीसी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आईसीसी का मेंबर नहीं है इंडिया, इस्टेब्लिश करा गया था थ्रू रोम स्टेचुएट। और आईसीजे जो है ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में आता है ना यूएन के, तो ये यूएन चार्टर से बना था 1945 में। हालांकि दोनों का हेडक्वार्टर हेग में ही है, नीदरलैंड। इसमें 18 जज होते हैं, इसमें 15 जज होते हैं, 9 ईयर के टर्म पे अपॉइंट होते हैं। और आईसीसी जो है होल्ड्स ओनली इंडिविजुअल क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस। और आईसीजे जो है कोर्ट्स कैन रूल ऑन 2 टाइप्स ऑफ केसेस, जैसे कंटेंटियस केसेस एंड एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स। जैसे कोई लीगल डिस्प्यूट है बिटवीन 2 स्टेट्स, तो वहाँ पे आईसीजे अपना ओपिनियन दे सकता है। कोई रिक्वेस्ट है फॉर एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस, तो आईसीजे उसको देख सकता है। और आईसीसी इंडिविजुअली क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जब बना था तो ये पहले ब्रिक था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। फिर 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो गया, तो वो हो गया ब्रिक्स। काउंटर क्या था, तो काउंटर वेस्टर्न डोमिनेंस। वेस्टर्न डोमिनेंस जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब लोन प्रोवाइड करते हैं ना, बीओपी क्राइसिस के लिए लोन प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है। तो उसी को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स एस्टेब्लिश हुआ था। तो 16 समिट हुई है जो कि कजान रशिया में। और पहले ये ब्रिक्स समिट था जो कि 2009 में पहली बार हुआ था रशिया में। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन करा, उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। फिर अभी कुछ न्यू मेंबर ऐड हुए हैं, उनका नाम है ऐसे EEIIU, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया एंड यूएई। तो इंडोनेशिया पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन हुआ है जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन करा है। इनका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या ऑफिस नहीं है। ब्रिक्स का ही इनिशिएटिव है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। इसका काम क्या है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ब्रिक्स एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश हुआ है। ब्रिक्स पे क्या है, ए ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सर्विस फॉर सेटलमेंट ऑफरिंग एन अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट फॉर ब्रिक्स नेशन। जैसे स्विफ्ट है ना इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन के लिए, वैसे ब्रिक्स पे लॉन्च हुआ है टू फॉर द ब्रिक्स नेशन। फिर क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान। The Prime Minister of India participated in 21st ASEAN India Summit in वियतनाम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आसियान का, जकार्ता, इंडोनेशिया। एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में इन बैंकॉक विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन इन बैंक। उसको बैंकॉक डिक्लेरेशन कहते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स थे शुरुआत में। अभी प्रेजेंट टाइम में आसियान में 10 मेंबर्स हैं। उनका याद करने का तरीका क्या है, टीवी क्लिप MBBS। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस। बस यहाँ पे याद रखना है कि एम से मलेशिया है, म्यांमार नहीं। और बी, म्यांमार को बी से बर्मा, पहले नाम म्यांमार का नाम बर्मा था ना, तो बी से बर्मा है, बस ये याद रखना है। बाकी ब्रुनई और सिंगापुर, इसके 10 मेंबर्स हो गए। डायलॉग पार्टनर नहीं ज़रूरत है। आसियान इंस्टीट्यूशन, कुछ इंस्टीट्यूशन है जैसे कि आसियान रीजनल फोरम, इंडिया इसका मेंबर है, बस इतना याद रखना है आपको। और आसियान फ्यूचर फोरम, इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। आसियान फ्यूचर फोरम और आसियान रीजनल फोरम, इंडिया दोनों का मेंबर है। ये आसियान कंट्रीज हो गए। आसियान +3 कॉपरेशन, ये क्या है, जैसे आसियान में 10 मेंबर हो गए, +3 कौन कौन से, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये आसियान +3 कॉपरेशन हो गया, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। ठीक, कुछ एक्सरसाइज होती है, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, आसियान सॉलिडारिटी एक्सरसाइज, नाम में ही आसियान है। नो, ये इंपॉर्टेंट है, ईस्ट एशिया समिट, इंडिया इसका मेंबर है। इसमें टोटल 18 मेंबर्स हैं। और ईस्ट एशिया समिट एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में कुआलालंपुर, मलेशिया में। ठीक है, और ये 18 मेंबर कैसे याद रखेंगे, आसियान के 10 हो गए, फिर रशिया एंड US, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड,
तो 4 ये हो गए, 10 4 14, और जो ऊपर थे आसियान +3, चाइना जापान साउथ कोरिया, ये हो गया, और इंडिया 4। तो 4 4 8 और 10 18 मेंबर्स। ठीक, इनका 6 प्रायोरिटी एरिया कॉपरेशन है, जैसे इन्वायरमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बोल बच्चा ने। फिर आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट एटिगा, तो इसका एक जॉइंट मीटिंग हुई है जकार्ता में, इसलिए न्यूज़ में था। इंडिया हैज़ ट्रेड डेफिसिट विथ आसियान, बस इतना याद रखिए आप, ट्रेड डेफिसिट है आसियान के साथ, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, तो आरबीआई अनाउंस करा है सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता क्यों है? टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि ट्रांजेक्शन इजली हो जाए और ईज ऑफ डूइंग बढ़े। ठीक, जैसे कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे दो पार्टीज हैं, एक ट्रांजेक्शन होगा एक फिक्स्ड रेट पे, और री एक्सचेंज होगा करेंसीज का एट ए फ्यूचर डेट ऑन ए फिक्स्ड रेट, ताकि फ्लक्चुएशन से बचा जाए, प्राइस फ्लक्चुएशन से बचा जाए। तो सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ है? काठमांडू, नेपाल। एस्टेब्लिश किया गया था 1985 में, और इसमें जो मेंबर्स हैं वो इंडिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं ये, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जो कि पीओके में आ गया है। भूटान एंड नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो टोटल 8 मेंबर हो गए सार्क के। सार्क हैज़ बीन लार्जली डिसफंक्शनल सिंस 2016, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ रहा था, तो इसलिए वो डिसफंक्शनल है लार्जली। ये इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक चार्टर आया है, जो कि 5th समिट ऑफ ग्रुपिंग इन श्रीलंका 2022 में रिलीज़ करा गया था। बिम्स का सेक्रेटरीट कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। इसके मेंबर कंट्रीज़ का नाम याद रखने के लिए, बिम्स्ट प्लस नेपाल एंड भूटान। ठीक है, तो ये 7 मेंबर्स हो जाएंगे। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। तो बिम्स्ट प्लस नेपाल एंड भूटान। ठीक है, एस्टेब्लिश किया गया था 1997 में विद साइनिंग बैंकॉक डिक्लेरेशन। मेंबर कंट्रीज देख चुके हैं हम लोग। इसका काम क्या था? टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस एंड इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड। तो क्वाड में 4 मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया एंड जापान। इनका क्या, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटेंडेड क्वाड लीडर समिट इन वेलिंगटन, यूएस। वेलिंगटन डिक्लेरेशन अडॉप्ट करा गया है, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। बस ये याद रखिए कि क्विक ओवर रिव्यू ऑफ क्वाड में इनका काम क्या है? टू प्रमोट ए फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान क्वाड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। जैसे क्वाड था वैसे ही यूएसए ने इंस्टीट्यूशनलाइज किया एंड लॉन्च करा स्क्वाड। बस स्क्वाड में इंडिया नहीं है, क्वाड में इंडिया है। ठीक है, और स्क्वाड में इंडिया की जगह पे फिलीपींस ऐड कर दोगे आप, तो वो स्क्वाड के मेंबर्स हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फिलीपींस एंड जापान। इनका काम क्या है? डीपन इंटीग्रेशन इनटू इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइनाज मिलिटराइजेशन इन साउथ चाइना सी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑकस। ऑकस जो है 5 साल कंप्लीट कर लिया अपना एस्टेब्लिशमेंट का। अनाउंस कब करा गया था? 2021 में। न्यू 3-वे स्ट्रेटजिक डिफेंस अलायंस है ये, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। काम क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज। ऑकस एम टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। ऑकस इज नॉट ए फॉर्मली मिलिट्री अलायंस लाइक नाटो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑकस जो है नॉट ए फॉर्मल मिलिट्री अलायंस। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, IPEF। तो ये लॉन्च करा गया था 2022 में इन टोक्यो बाय यूएस। इसमें चार पिलर हैं, जैसे कि पिलर 1 ट्रेड के लिए, पिलर 2 सप्लाई चेन रेजिलियंस, पिलर 3
क्लीन इकोनॉमी, पिलर 4 फेयर इकोनॉमी। तो इंडिया जो है ये तीनों पिलर ज्वाइन करा है, बस ट्रेड का पिलर नहीं ज्वाइन करा है। वहाँ पे केवल ऑब्जर्वर स्टेट है इन पिलर 1। बाकी IPEF में 14 कंट्रीज़ हैं, वह नाम याद रख लीजिएगा, US छोड़ के बाकी सब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ही हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों साथ ही रहते हैं हमेशा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एडवांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कम्पिटिटिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। IPF इनिशिएटिव, IPEF का इनिशिएटिव है जैसे कि अपस्किलिंग इनिशिएटिव है, और क्रिटिकल मिनरल डायलॉग, फोकस ऑन मैपिंग मिनरल रिसोर्सेज, ट्रेड फ्लो एंड फोस्टरिंग रिसाइकलिंग कोलैबोरेशंस। सप्लाई चेन एग्रीमेंट, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए वाइस चेयर ऑफ IPF सप्लाई चेन काउंसिल। तो याद रखिएगा कि इंडिया वाइस चेयर इलेक्ट हुआ है IPF का सप्लाई चेन काउंसिल का। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC कॉरिडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और IMEC कॉरिडोर जो है G20 के जो समिट हुई थी ना 2023 में, वहाँ पे ये अनाउंस करा गया था IMEC कॉरिडोर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। पहले मैप से देख लेते हैं। अब IMEC कॉरिडोर ये मुंबई का पोर्ट है, यहाँ से कनेक्ट होगा जबल अली UAE पे, फिर अलगुवैत UAE में, फिर हरदा सऊदी अरबिया, रियाद, अल हदीथा, फिर हाइफा पोर्ट ऑफ इज़राइल, फिर पेरिस पोर्ट ऑफ ग्रीस। तो यहाँ से ऐसे मिडिल ईस्ट, उसके बाद यूरोप। IMEC is considered as a part of Partnership of Global Infrastructure and Investment। तो ये जो PGII ग्रुप है ना, ये G7 का इनिशिएटिव था, G7 कंट्रीज़ का इनिशिएटिव था PGII। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये लोन प्रोवाइड करते थे, जैसे कि टू काउंटर BRI प्रोजेक्ट ऑफ चाइना। जो चाइना का BRI प्रोजेक्ट है उसी के काउंटर पे PGII आया था बाई G7 कंट्रीज़। इनका थीम क्या था? बिल्ड बैक बेटर थीम। और ये जो IMEC कॉरिडोर ना, ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, क्योंकि इसमें रेल, रोड, शिप सब कुछ आते हैं। मेंबर्स कौन कौन हैं? इंडिया है, यूरोपियन यूनियन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, UAE एंड US। ओमान नहीं है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। द 24th समिट ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ SCO हेल्ड इन अस्ताना, कजाकिस्तान में। इसमें बेलारूस जो है 10th मेंबर ज्वाइन हुआ है SCO का, और पिछले साल ईरान ज्वाइन हुआ था ऐसे 9th मेंबर, ठीक है। इनका काम क्या है? कोऑपरेशन प्रोग्राम टू काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। अब इसके मेंबर्स याद करने का तरीका क्या है? जैसे कि रशिया, चाइना, ये तो साथ में हो गए। फिर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गए ना। तो इसमें से बस तुर्कमेनिस्तान को आप हटा दीजिए, बाकी KKTTU में से तुर्कमेनिस्तान को हटा दीजिए, तो बाकी 4 मेंबर और रशिया, चाइना, ये फाउंडिंग मेंबर्स थे, ठीक है। और इंडिया एंड पाकिस्तान ये बाद में ज्वाइन करे थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ईरान पिछले साल ज्वाइन करा, और बेलारूस अभी। तो टोटल 10 मेंबर हो गए। चाइना, रशिया, KKTU, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान एंड बेलारूस, ठीक है, ठीक है। अफगानिस्तान एंड मंगोलिया हैज़ ऑब्जर्वर स्टेटस। फिर SCO के अंदर ही एक रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि ताशकंद में बेस्ड है। इसका काम क्या है? टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म एक्टिविटीज़ को एड्रेस करना, ठीक। काशी वाराणसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7। तो G7 कंट्रीज़ का पहले याद करने का नाम कौन कौन से कंट्रीज़ में आते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे UK ने जर्मनी का ज्यूस,
बस ई की जगह पे एफ रखिएगा, फ्रांस, बाकी याद हो जाएगा। यूके, जर्मनी, जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा और एफ से फ्रांस। ठीक है, तो ये जो है G7 कंट्रीज हो गए। और ये एस्टेब्लिश करा गया था 1975 में इन रेस्पॉन्स टू नीड ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन इन 1973 एनर्जी क्राइसिस। जो मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ था 1973, उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस चल रहे थे, तो उसी के रेस्पॉन्स में 1975 में G7 कंट्रीज़ का ग्रुप बना। रशिया ज्वाइन करा था 1998 में, और वो G7 से G8 हो गया था, बट एक्सक्लूड कर दिया गया 2014 में जब रशिया एनेक्स कर लिया क्रीमिया पेनिसुला ऑफ यूक्रेन। यूरोपियन यूनियन इज नॉट ए G7 मेंबर, याद रखिएगा। फिर G7 का कुछ इनिशिएटिव है, जैसे हम लोग पिछले पिछले टॉपिक में देखा गया कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि 2022 में आया था, ये इनिशिएटिव है G7 कंट्रीज़ का। फिर एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका इनिशिएटिव, ये G7 का इनिशिएटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर दो पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था वर्ल्ड, जैसे कि यूएसए एंड यूएसएसआर। कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करना चाहते थे, किसी की तरफ इंक्लाइन नहीं होना चाह रहे थे, तो वो कंट्रीज नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन किए थे। और अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि नैम कॉल्स फॉर क्यूबाज रिमूवल फ्रॉम यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट ऑफ यूएस। तो यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट में क्या होता है, ऐसे कंट्रीज जो एलिजिबली स्पॉन्सर करते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म को, वो जो है यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट में रहते हैं। ठीक, तो नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया और ऑल्सो पार्ट ऑफ लिस्ट इन एडिशन टू क्यूबा। तो नैम कंट्री जो है वो डिमांड कर रही है क्यूबा क्यूबा को रिमूव करिए उस लिस्ट में से, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्लोबल साउथ कंट्रीज। traces its route to Budong Conference 1955 which led to non-alignment principles. फर्स्ट नैम समिट कहाँ हुआ था, बेलग्राड में, सर्बिया। एडवोकेट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशंस, comprises of 120 countries, primarily developing है, प्लेस टू अवॉइड फॉर्मल अलाइनमेंट विद मेजर पावर ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये अवॉइड कर रहे थे किसी की तरफ अलाइन होने से। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ नेशंस कौन होते हैं, ऐसे कंट्रीज जो एक टाइम पे कॉलोनीज थी यूके की। तो भी 75 ईयर कंप्लीट हुआ है मॉडर्न कॉमनवेल्थ का, कमेमोरेटिंग द लंदन डिक्लेरेशन। लार्जेस्ट मेंबर, इंडिया रिप्रेजेंट्स 60% ऑफ कॉमनवेल्थ टोटल पॉपुलेशन एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू कॉमनवेल्थ। वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ 56 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, मेनली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज, जो एक टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनीज थी। बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये है कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम, reinforcing social resilience through women's political participation representation, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूके। बस। नेक्स्ट टॉपिक इज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। एट द रिसेंटली हेल्ड इन इंडिया GCC जॉइंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग फॉर स्ट्रेटजिक डायलॉग्स। तो GCC का हेडक्वार्टर रियाद में है, एस्टेब्लिश करा गया था 1985 में। इसमें 6 कंट्रीज़ हैं, और ये जो अरब पेनिसुला है ना, इसमें सब कंट्रीज़ हैं, बस यहाँ पे यमन को छोड़ के। तो इसको याद करिए, जैसे कि UAE एंड सऊदी अरेबिया एक साथ हो गए, अमन ये हो गया, फिर UAE, कतर, बहरीन, कुवैत। ठीक, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड ओमान। तो टोटल 6 गल्फ स्टेट्स जो हैं इसमें हैं GCC में। इनका काम क्या है, फोस्टरिंग कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। GCC is currently India's largest trading partner. इंडिया हैज़ ए ट्रेड डेफिसिट विद GCC कंट्रीज। ठीक है, तो इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पा रहा। ओवर 2/3 ऑफ द नॉन रेसिडेंट इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड इन GCC कंट्रीज। ठीक है, वहाँ से रेमिटेंसेस आते रहते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू 35% ऑफ इंडियाज ऑयल इम्पोर्ट एंड 70% ऑफ इंडियाज गैस इम्पोर्ट।
2021-22 का डाटा है ये। अब यहाँ से एक स्ट्रेट जाता है जो कि रेड सी को, गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है, दैट इज़ बाब अल मंदेब। और यहाँ पे ऊपर सुएज कैनाल के इधर ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ठीक, जो कि जॉर्डन और इजराइल से बॉर्डरिंग करता है। और यहाँ पे जो पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है इधर, वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज, हार्मूज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज नाटो। रिसेंटली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मार्क्स 75 ईयर ऑफ इट्स फॉर्मेशन एंड स्वीडन हैज़ बीन नाटोज एज इट्स 32nd मेंबर। तो पिछले साल 31 फिनलैंड था, अभी 32 हो गए टोटल, स्वीडन ज्वाइन कर लिया तो। और नाटो के 75 साल हुए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में था। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। और इसी के काउंटर में यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट लॉन्च किया था, जो कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन पे ही ख़त्म हो गया फिर। नाटो क्या है? पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस ऑफ 32 कंट्रीज़, ठीक है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है इसमें। मतलब कि आर्टिकल 5 जो है ये कहता है कि अगर जो किसी एक सिंगल एलाई पे कोई अटैक होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अटैक ऑन ऑल इट्स एलाइज, ठीक। तो कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पॉइंट है कि यूक्रेन हैज़ अप्लाइड इन 2022 एंड इज़ नॉट ए मेंबर येट। तो यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। मेजर नॉन नेटो अलाई कौन होते हैं? स्टेटस इसी अंडर यूएस लॉ इट प्रोवाइड्स फॉरेन पार्टनर्स विद सर्टेन बेनिफिट्स इन एरिया ऑफ डिफेंस, ट्रेड एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस का इंडिया मेंबर नहीं है। NATO+5, NATO+5 जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड साथ ही रहते हैं हमेशा। साउथ कोरिया, जापान एंड इजराइल, ये NATO+5 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। जिनेवा कन्वेंशन 1949, तो भी 75th एनिवर्सरी थी जिनेवा कन्वेंशन का, जो कि 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। IHL क्या है? इट इज़ ए लॉ ऑफ वॉर और लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सीक्स टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजन। तो जिनेवा कन्वेंशन 1, 2, 3, 4, इसमें कुछ सिक सोल्जर्स की बात करता है 1, और शिपरेक्ड मिलिट्री पर्सनल एट सी को सेफ गार्ड करने की बात करता है जिनेवा कन्वेंशन 2। जिनेवा कन्वेंशन 3 राइट्स फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 4 जो है प्रोटेक्ट करता है सिविलियंस को ड्यूरिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया हैज़ रेटिफाइड ऑल 4 जिनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1949। बाकी ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि हेग कन्वेंशन 1954 का ये कन्वेंशन हुआ था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टीज़। 1972 का बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन प्रोहिबिट द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। फिर 1993 में केमिकल वेपन कन्वेंशन था, इट इज़ बैन एंड यूज़ द प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ केमिकल वेपन्स। 1998 का रोम स्टैट्यूट और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। तो ये पढ़ा गया था ना हम लोग पीछे कि आईसीसी जो है इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू रोम स्टैट्यूट 1998 में। तो ये सब जो है कुछ ट्रीटीज़ हैं जो कि IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है प्रोटेक्ट करती हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन कौन से हैं? जैसे कि C10 L69। C10 क्या है? बस इतना याद रखिए, कमिटी है जिसमें 10 अफ्रीकन मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं। तो ये अफ्रीकन नेशन का इनिशिएटिव है, कमिटी है C10। इनका काम क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। L69 ग्रुपिंग क्या है? एस्टेब्लिश हुआ था 2007 में बाई ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू पुश फॉर UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। और इनका काम क्या था? टू एडवोकेट फॉर एन एक्सपेंशन इन बोथ कैटेगरी ऑफ UNSC मेंबरशिप। जैसे कि परमानेंट एंड नॉन परमानेंट जो मेंबर्स होते हैं ना, दोनों कैटेगरी में एक्सपेंशन होना चाहिए, इनका ये डिमांड है L69 ग्रुप। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ L69 ग्रुप, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका 150th एनिवर्सरी है। कुछ याद नहीं करना, बस इतना जानिए कि इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव पार्टनर, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज एजेंसी है।
फाइव आई अलायंस ग्रुप, जब इंडिया एंड कनाडा का रिलेशन डिस्टॉर्ट हुआ था ना, तो उस टाइम में फाइव आई अलायंस न्यूज़ में था। तो ये मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है। मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साथ में यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक, तो ये 5 कंट्रीज़ का मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, और इट इज़ ए ब्रॉड रेंज ऑफ इंटेलिजेंस विद वन अनदर। इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक तरह से काम है इनका। फिर वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 24 हाई लेवल इवेंट हुआ था 2024 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इनका काम कुछ नहीं है, बस यही काम है कि टू रेज इशू बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू इंक्लूसिव अप्रोच। जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो इशूज हो रही हैं जनरेट, उनको एड्रेस करने का ये इंपॉर्टेंट है। ओपेक प्लस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक मेंबर्स कौन कौन से थे? अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, यूएई, ईरान एंड इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला। ये ओपेक मेंबर्स थे। फिर इसमें कुछ नॉन ओपेक मेंबर्स ऐड हुए थे: रशिया, मेक्सिको, कजाकिस्तान, ओमान, अजरबैजान, मलेशिया, बहरीन, साउथ सूडान, ब्रुनई एंड सूडान। तो ये एक तरह से जब ये मेंबर ऐड हुए ना, तो ये ओपेक जो है ओपेक प्लस बन गया, ओपेक प्लस। तो OPEC Plus is established in 2016 when OPEC signed an agreement with 10 other oil producing countries। तो जो 10 और ऐड हुए थे उससे OPEC Plus बन गया था 2016 में। और ये OPEC Plus और OPEC जो है ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। OPEC का फॉर्मेशन देख लेते हैं। फाउंडेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुला। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसका काम क्या है दोनों का? टू कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाइंग पेट्रोलियम पॉलिसीज एमंग मेंबर कंट्रीज टू सिक्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइस फॉर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक था, एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में। इनका काम क्या है? टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टुमारो इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो ये केवल एशिया में नहीं, एशिया के बियॉन्ड भी फाइनेंस करता है। 110 मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, और इंडिया इसका मेंबर है। चाइना इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, फॉलोड बाई इंडिया एंड रशिया। ठीक, बस याद रखिएगा इतना, ये एशिया एंड उसके बियॉन्ड भी फाइनेंस करता है। 110 मेंबर्स हैं, और ज़रूरी नहीं है सब एशियन में, एशियन कंट्रीज हों। और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आफ्टर चाइना। अरब लीग, तो अरब लीग का समिट हुआ था बहरीन में, इसलिए न्यूज़ में था। अरब लीग, इसका हेडक्वार्टर कायरो, इजिप्ट में है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इनकम्पासिंग ऑल अरब स्टेट्स इन मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका के भी जो स्टेट हैं वो भी आते हैं अरब लीग में। इसमें टोटल 22 मेंबर्स हैं। इंडिया हैज़ ए ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, प्लेसेस इन न्यूज़, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कॉन्फ्लिक्टेड रीजन से। जैसे कि नगोर्नो काराबख रीजन आया था 2023 के पेपर में। डायरेक्टली क्वेश्चन है कि ये कहाँ से रिलेटेड है। ये देखिए पहला ही टॉपिक वही है। तो इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे अपने दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू।